नमस्कार पुण्यशीलों के लिए भाई शो में आज हम क्या देखते हैं। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत सुनी होगी कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। यानी जो अति होती है वो नुकसानदायक होती है, उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। अति चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, या फिर किसी से प्रेम की हो, या फिर किसी भी तरीके की अति। और कहते हैं कि अति के कारण ही रावण मारा गया। अति किस चीज़ की थी? ताकत पाने की, वर्चस्व बढ़ाने की, या जो भी हो। चलो बात यहाँ पर यह आती है कि अति विश्वास करती हैं देवी अहिल्या पर, उनकी सासूबाई गौतमीबाई सरकार, और अपने बेटे खंडेराव पर भी। और इसी विश्वास के नाते, इसी विश्वास पर, कि अंधविश्वास है ऐसा कहना है द्वारकाबाई साहब का, और यही विश्वास ले डूबेगा गौतमीबाई सरकार को, उनके परिवार को, सिवाय द्वारकाबाई साहब के। ये कहना है द्वारकाबाई साहब का। और वो शर्त भी लगाती हैं इस बात पर कि ये मेरा वादा है और मैं जीत के दिखाऊंगी कि युवराज खंडेराव पर जो आपका अति विश्वास है और देवी अहिल्या पर अति विश्वास है, यही आपको डुबो देगा, यही आपको तोड़ के रख देगा। क्या होता है आज हम देखते हैं कि वो जा रही होती है, दोनों पत्नियां होती हैं मल्हार राव सूबेदार जी की, गौतमीबाई सरकार और द्वारकाबाई साहब जा रही होती हैं खंडेराव को ढूंढने के लिए। वो कहती हैं आप देखिए यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, अक्का साहिब हम कह रहे हैं। मगर युवराज खंडेराव तेज कदमों के साथ में बढ़ रहे होते हैं आगे, और खुश हो जाती है कौन? गौतमीबाई सरकार की। देखो युवराज खंडेराव जा रहे होते हैं दरबार की तरफ, और एक तरफ से फिर आ रही होती हैं अहिल्या मुस्कुराते हुए। उनको देख करके गौतमीबाई सरकार कहती हैं युवराज खंडेराव, तो वो कहती है मुझ पर विश्वास कीजिए, कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ, और मेरे होते हुए जब मैं हूँ तो आप चिंता मत कीजिए, और मेरे होते हुए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि युवराज खंडेराव को जिस वक्त जहाँ होना चाहिए उस वक्त वो वहीं होंगे, आप बेफिक्र रहिए। मगर यहाँ पर वो कहती हैं तसल्ली तो मुझे तो है, मगर कुछ लोगों को तसल्ली नहीं होती, इसलिए तसल्ली करवानी ज़रूरी है। उनका इशारा समझ जाती है द्वारकाबाई साहब, और मन ही मन कहती है कि ले डूबेगा आपको आपका ये विश्वास। फिर क्या होता है, फिर दिखाते हैं युवराज खंडेराव दरबार में आते हैं, मगर मल्हार राव सूबेदार जी उनको भगा देते हैं। कहते हैं तुम देरी से आए हो, और देरी से आने वाले लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है, और तुम तो युवराज हो, तुम यदि देरी से आओगे, तुम अनुशासन का पालन नहीं करोगे, तुम नियमों का पालन नहीं करोगे, तो भला हम किसी और से क्या उम्मीद रख सकते हैं? और कोई और किस तरीके से पालन करेगा जब युवराज पालन नहीं कर रहा होगा नियमों का? उनको भगा देते हैं, मन को बस किसी तरीके से रोक लेते हैं वो खुद को। और युवराज खंडेराव बड़ा ही मान सम्मान देते हैं दरबार को, दरबार की मर्यादा को, पिता को, राजा को, और एक पुत्र होने का फर्ज वहाँ पर निभाते हैं। चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है तुको जी आपको बता देंगे, और फिर कल आप इस बारे में हमें बता दीजिएगा आपके क्या विचार हैं, क्या राय है, क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर तुको जी को भी ध्यान आती है वो बात जो उन्होंने कही थी, और जो पहले वाली वीडियो में हमने भी आपस में बात की थी, आपने और मैंने। फिर वो कहते हैं, तुको जी याद कर रहे होते हैं, ठीक बात है कि मान सम्मान दोनों तरफ से रखना होता है। खैर सरकार राजा होने के नाते ये भी सही है, मगर खंडेराव गुस्से में गया है, वो चिंतित हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है दरबार की, और देवी अहिल्या आ रही होती है, खुश होती हैं क्योंकि युवराज खंडेराव दरबार में गए हैं। मगर उन्हें फिर मृदंग की थाप सुनाई देती है। वो कहती है मृदंग इस वक्त, मतलब कि सूबेदार जी, छोटे सूबेदार जी मुझसे अब तक नाराज़ हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे उनके कमरे की तरफ वो बढ़ती रहती हैं, उनके कदमों की चाल और मृदंग की थाप से वो समझ जाती है कि हाँ, मतलब उनकी देवी अहिल्या की एक कदम जो बढ़ रहा है, और मृदंग की थाप और नज़दीक से सुनाई उनको दे रही है। तो कहती हैं तो बेचैन है, दुखी है, सिर्फ मुझसे नाराज़ नहीं है। कक्ष में जाती हैं, मृदंग पर हाथ रखती हैं और कहती हैं युवराज खंडेराव जी क्या हुआ, बताइए, सच सच बताइए। वो कहते हैं कुछ नहीं। वो फिर उनके पास बैठती है, बताइए मुझे आप क्यों, किस बात से दुखी हैं, क्या पीड़ा है आपको, बताओगे नहीं तो कैसे? तो वो कहते हैं क्या तुम्हारा अब भी वही फैसला है? और हाँ, माफ़ कीजिए हम भूल गया था। क्या होता है कि युवराज खंडेराव जब दरबार से आ रहे होते हैं, रास्ते मिलता है परीक्षित। वो परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित फौरन तुम अभी जाओ, और देखो ये काम आज के आज करना, और किसी दूसरे को, मतलब हम दोनों के अलावा किसी तीसरे बंदे को ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि जो तारापुर मुहिम है जिसके बारे में बात हो रही थी दरबार में, वो समझ गए थे कि हाँ विशेष मुद्दा है, और तारापुर का जो किला है वो हम ही फतह करेंगे, इसलिए तुम जाओ। वो एक गाँव बताते हैं, उस गाँव के सरदार को जाओ और उनको लेकर के आओ आज ही, अभी। याद रखो ये काम कल नहीं हो सकता, आज रात को ही मुझे उनसे मिलना है, और ज़रूरी मिलना है, क्योंकि मैं साबित कर दूंगा कि मैं युवा युवराज खंडेराव लायक हूँ अपने पद के, और इस राज्य को एक एक चीज़ को समझता हूँ, अच्छे से हर काम कर सकता हूँ। बेशक मल्हार राव सूबेदार जी मुझे किसी लायक नहीं मानते, मगर मैं कर दिखाऊंगा, और तुम अभी के अभी जाओ उस सरदार लेकर के आओ। फिर जो बात हुई, वो कहते हैं हैरान हैं हम कि आखिर तुम्हें दरबार से बाहर निकाल दिया, युवराज को बाहर निकाल दिया। परीक्षित ऐसा कहता है। तो वो कहते हैं देखो नियम मान लिया बहुत सख्त हैं। वो कहते हैं हाँ वाकई में सूबेदार जी के नियम, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सख्त हैं। वो कहते हैं नियम सख्त हैं, मगर जब बात हमारी आती है, युवराज खंडेराव की बात आती है, तो नियम और भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। खैर तुम जाओ और फ़ौरन ये काम करो।
फिर क्या होता है, देवी अहिल्या कक्ष में होते हैं युवराज खंडेराव के साथ, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो कहती हैं चलो तूने कहा था ना 7 साल पुरानी बातें करेंगे, बहुत वक्त है हमारे पास में, बहुत बातें करनी है, 7 साल किस तरीके से हमने जिए, एक काम करते हैं पहले की तरह हम बातें करते हैं, जैसे हमारी लड़ाई हो जाया करती थी तो उसी तरीके से, और फिर हम किस तरीके से खेल खेल में लड़ा करते थे, मान जाया करते थे, वही काम करते हैं। अब परीक्षित आता है कक्ष के अंदर और युवराज खंडेराव एकदम भाग जाते हैं। फिर देवी अहिल्या ध्यान देती है कि वो गुस्से में क्यों आए, उनका गुस्सा कम होने लगा था, वो शांत हो रहे थे, बात को भुला रहे थे, हो सकता है मुझे बात बता भी देते, मगर अब जब मैंने दरबार का नाम लिया, दरबार का नाम लेते ही वो अचानक से क्रोध में आ गए थे और अब परीक्षित ले गया। खैर कोई बात नहीं, मतलब ये कि दरबार में ही कुछ हुआ है। अब जब दिखाते हैं युवराज खंडेराव को, तब तक रात गहरा जाती है और युवराज खंडेराव अपने दोस्त परीक्षित के साथ कहीं पर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। किसका? उसी उसी गांव के सरदार का। परीक्षित के हाथों में 2 मशाल होती है और एक तरफ से आ रहा होता है एक इंसान घोड़े पर। घोड़े की टापों की आवाज़ सुन करके दोनों खुश हो जाते हैं कि हाँ वो आ गए हैं, और युवराज खंडेराव खुश हो जाते हैं देख करके कि उस गांव के जिसको चाहते थे युवराज खंडेराव, वो फ़ौरन सिर्फ एक बुलावे पर आ गए हैं उनसे मिलने के लिए। उतरते हैं युवराज खंडेराव, गले मिलते हैं उनसे और फिर कहते हैं कि हम आभारी हैं आपके कि हमारे एक बुलावे पर, चंद जी आप इतनी दूर से हमारे एक बुलावे पर आए हैं, बहुत खुश हुए हम। और वाकई में तो वो कहते हैं छोटे सूबेदार जी कुछ भी नहीं, आप बस हुक्म कीजिए, आपके हुक्म की तामील होगी, हम तो आपके लिए ही काम करना चाहते हैं और राज्य के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के लिए करना चाहते हैं। फिर युवराज खंडेराव उनको कहते हैं कि आपके गांव से मेरे ख्याल से 2.5 या 3 कोस की दूरी पर ही ये किला है जहाँ पर पुर्तगाली बैठे हैं, और पुर्तगालियों की इतनी बड़ी संख्या है कि हम सीधा हमला नहीं कर सकते, और हमला यदि हो तो बहुत बड़ा हमला होना चाहिए, तभी यहाँ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मगर हम चाहते हैं कि आपके गांव से बहुत सारे मजदूर यहाँ आया करते थे, भी किला बन रहा था, बहुत सारे मतलब कारीगर थे जो इस किले में काम कर चुके हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी। वो कहते हैं बिल्कुल सही जानकारी है आपकी, और हूबहू नक्शा जो है बना देते हैं युवराज खंडेराव मिट्टी पर, वहाँ पर एक लकड़ी के साथ में। और फिर वो कहते हैं किला भी आपने बिल्कुल यूं का यूं बना दिया है, वो सरदार कहते हैं, और आपकी योजना भी बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं कि हमारे गांव से बहुत सारे मजदूर जाया करते थे, और बात खैर बहुत पुरानी है, मगर फिर भी बहुत लोग भूल गए हैं, बहुत लोग अभी नहीं रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को जानते हैं। तो वो कहते हैं कोई तो, युवराज खंडेराव कहते हैं कोई तो ऐसी कड़ी होगी, कोई दीवार होगी, मजबूत होगी, कोई कमज़ोर होगी, कोई ना कोई इस किले की कमी के बारे में जानता होगा, खूबी के बारे में जानता होगा, क्या ताकत है क्या कमजोरी है इसकी, आपको बस यही पता करना है। फिर वो कहते हैं एक बात तो मैं जानता हूँ कि एक रास्ता है जो हमारे गांव में ही आके निकलता है, गुप्त रास्ता है, और यकीनन जैसा आप कह रहे हैं पुर्तगालियों को इस बात का पता नहीं होगा कि वो मार्ग कहाँ पर है, कैसे है। वो कहते हैं और मुझे ये भी पक्का है कि हाँ वो मार्ग अभी भी यूं का यूं मिलेगा, बंद नहीं हुआ होगा। तो वो कहते हैं बस तो ठीक है, हमारे पास सिर्फ 2 या 3 दिन का वक्त है, आप 2 दिन में सारी बातें पता कर लीजिए, और हम जो भी करना है बस अभी जल्द ही करना है, और फिर किला हमारा होगा। वो कहते हैं बस, वो कहते हैं सरदार जी वाकई में बहुत बढ़िया योजना है सूबेदार जी आपकी, छोटे सूबेदार जी कमाल है, आप बहुत बढ़िया व्यू रचना की है आपने। तो वो कहते हैं रचना तो अच्छी है, मगर ध्यान ये रखना है कि इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मगर क्या होता है, एक इंसान होता है, सैनिक होता है, जो मुझे लग रहा है कि मल्हार राव सूबेदार जी की सेना का ही है, क्योंकि उसकी वेशभूषा ऐसी लगी, इसी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं मल्हार राव सूबेदार जी के सैनिक, और वो झाड़ियों के पीछे से सुन रहा था सारी बातें। अब वो किसका आदमी था, गुन्नू जी का आदमी था, दना सरदार का आदमी था, द्वारकाबाई साहिब का था, या फिर किसी तीसरे बंदे का, क्योंकि बाहर के लोग भी हो सकते हैं, कुछ पैसों में बिक जाते हैं, कुछ डर में बिक जाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ बिक ही जाते हैं, मगर कुछ होते हैं जो खुददार होते हैं, मिट जाते हैं मगर गद्दारी नहीं करते। ऐसे ही कुछ लोग होंगे, यकीनन होंगे दरबार में, जो खात्मा भी करेंगे इन लोगों का, ऐसे मिलावटी लोगों का। मगर बात यह है कि बात जो युवराज खंडेराव ने योजना बनाई है वो अब किसी चौथे बंदे पास चली गई है। युवराज खंडेराव, परीक्षित, वो सरदार जी जो मिलने आए थे, मगर इन तीनों से बाहर किसके पास गई, वो इंसान जो सुन रहा था। अब किसे बताएगा ये देखने वाली बात है।